हेलो 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 हेलो। हाँ बच्चों, बच्चों, नो शैतानी। ऑनलाइन वाले बच्चों, जल्दी कनेक्ट हो जाओ बेटा। बच्चा लोग, ऑनलाइन टीम। ओके बेटा, चेक करिए बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर। ऑफलाइन वाले बच्चों, हाँ जी। 2 मिनट हम स्टार्ट करें बच्चों। हाँ, चलिए बेटा। बच्चों, इसको ऑफ कर देना। उधर से सेकंड, हाँ ठीक है। इसका वाइब्रेशन ऑनलाइन जाता है। ऑनलाइन वाले बच्चों, स्क्रीन फ्रीज है। ऑनलाइन वाले बच्चों, जब भी स्क्रीन फ्रीज हो बता देने का बेटा। चलिए, एक बार चेक करके बताओ बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर, सुन पा रहे हैं? ओके बच्चा, ओके बच्चा, ओके बच्चा। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट किया जाए। ऑनलाइन वाले बच्चों, दिव्यांशी, सोनम, यश, सक्षम, प्रेरक, सोनम मीणा, प्रिंस, जतिन, प्रेरक पगारिया, रेणुका पाटीदार, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। इधर भी बच्चा लोग, चलो। आज हम लोगों का बेटा फर्स्ट डे है और हम लोग सीए फाउंडेशन जनवरी अटेम 2026। जनवरी सब बच्चों का ना, सब बच्चों का जनवरी अटेम है बेटा। उधर भी बच्चा लोग, उधर बच्चा लोग, लास्ट में, उधर लास्ट में, इधर बच्चा लोग। चलिए, सभी बच्चों का जनवरी अटेम है बेटा। जनवरी 2026 एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन करना आज श्री गणेश करने जा रहे हैं। चलो, अब सभी बच्चों ने 12th एग्जाम तो दे ही दिया बेटा। कितने बच्चे बच्चों एमपी बोर्ड से हैं? एमपी बोर्ड, इधर आप लोग। ओके बच्चा लोग। कितने बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं बच्चा लोग? सभी सीबीएसई बोर्ड। ओके 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 ओके, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चों, सीबीएसई बोर्ड सोनम, एमपी बोर्ड दिव्यांशी, सीबीएसई बोर्ड परफेक्ट बेटा, परफेक्ट। जतिन भाई यूपी बोर्ड, जतिन भाई कहाँ से हैं जतिन भाई? ऋचा सीबीएसई, प्रेरक सीबीएसई। जतिन भाई कहाँ से हैं आप? यश सीबीएसई, झांसी, अरे वाह, झांसी एमपी करेक्टेड है। सॉरी। चलो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो बेटा, ये जो प्रोफेशन हम लोगों ने चुना है सीए प्रोफेशन, अपने आप में बहुत ही रेपुटेटेड प्रोफेशन। और सबसे बड़ी बात, पूरे वर्ल्ड वाइड अपने इस प्रोफेशन का एक्सेप्टेंस है, रिकॉग्निशन है, मान्यता है। आज आप इंडिया से सीए क्वालिफाइड होके, इंडिया में तो आप ऑडिटिंग वर्क करते ही हैं, इंडिया के बाहर भी आप अकाउंटेंट के तौर पे, इंटरनल अकाउंटिंग के तौर पे, फाइनेंशियल एनालिसिस के तौर पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी सर्विसेज देते हैं। तो एक बड़ा प्रोफेशन है बेटा, रेपुटेटेड प्रोफेशन है। और कॉमर्स फील्ड आपने ज्वाइन किया है तो कॉमर्स फील्ड का सबसे बड़ा प्रोफेशन। अब इस बड़े प्रोफेशन की जब हम बात करते हैं ना बेटा, तो कई बार बहुत सारे जो मार्केट में लोग होते हैं वो आप लोगों पे सीधे टारगेटेड मिसाइल अटैक करते हैं। ये मिसाइल अटैक करते हैं, क्या सीए कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, टफ है, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। देखो यार, एक बात है ऑनलाइन वाले बच्चों, जतिन, यश, प्रेरक, सक्षम, स्पेशली टीचर्स के तौर पे हम एक बात बताएं, सीए के तौर पे मैं बताऊं,
जब भी कोई आपको ये बोले ना कि आप कर पाओगे कि नहीं, आप उसकी बात शांति से सुनो और उसको सीए करके ही जवाब देना है। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर की जरूरत नहीं है कि आपका बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी नॉलेज और एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस 12th तक का हो। आपके 12th तक के स्कोर या 10th के स्कोर, इनसे सीए इंस्टीट्यूट को कोई मतलब नहीं। सीए इंस्टीट्यूट तो अब इस लेवल पर जो बच्चा अपने पास लेती है वो एक तरह से बिल्कुल रॉ मान के लेती है। कॉमर्स का स्टूडेंट है, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, पीसीएम स्टूडेंट है, किसी भी तरह से आपको अपने मन में किसी प्रकार की इंफीरिटी या ये सोचने की भी जरूरत नहीं कि साहब मैंने जो है हिंदी मीडियम है या साहब मैं छोटी जगह से हूं। बिल्कुल मायने नहीं रखता बेटा। सिर्फ ये मायने रखता है कि यहां से अगले 2 साल, अगले 2 से 3 साल हम अपनी स्टडी पे कितना अपन ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तो बड़ा प्रोफेशन है बेटा, रेपुटेटेड प्रोफेशन है। बड़ी बात इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं, आप अपनी मेहनत से ही क्वालिफाइड होंगे। और उससे भी बड़ी बात, बहुत इकोनॉमिक है। यानी कई ऐसे कोर्सेस आप देखेंगे जिनकी फीस लाखों में है बच्चों, लेकिन वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेने के बाद आपको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई कमिटमेंट नहीं होता है। लेकिन अपने सीए प्रोफेशन की अगर हम बात करें, आज आप सीए क्वालिफाइड होते हैं, आपके पास ऑडिट करने का पावर है। और आप जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर लाखों कंपनियां हैं, रोज नई कंपनियां बन रही, और हर कंपनी को एवरी ईयर किसी सीए से ऑडिट कराना ही है जिसके पास सर्टिफिकेट हो। और अब आपके मन में बात आ सकती है कि साहब पुराने लोग सीए बने हुए, जैसे हम भी सीए बने हुए हैं, तो हम लोगों के पास ज्यादा काम आएगा। प्रेरक पगारिया का कहना है ऑपरेशन सिंदूर ऑन सीए फिल्म। वेरी गुड प्रेरक, वेरी नाइस, नाम ही प्रेरक है भाई का। बोला ऑपरेशन सिंदूर की तरह हम सीए पे फोकस कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा, शाबाश। फोकस क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए बेटा। और कोई बहुत बड़ी एग्जाम नहीं है बेटा। और कोई आपको बोलता है ना कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, और आपके शुभ चिंतक बनने की कोशिश करते हैं। मैं एक बात बोलता हूं, आप पढ़े लिखे बच्चे हो, समझदार हो, मैच्योर्ड हो, अपना भला बुरा सब जानते हो। आपको कोई बंदा बोलता है ना कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो आप उसकी मेंटेलिटी को पढ़ो, उसके माइंडसेट को पढ़ो कि वो वास्तव में आपका शुभ चिंतक है या फिर वो आप लोगों के शुभ से चिंतित है। होते बेटा, कई लोग होते नहीं, उनके या वो नहीं कर पाए सीए, या उनके बच्चे नहीं कर पाए मान लो किसी कारण से। भाई देखो, जिसने जितनी मेहनत करी उसके हिसाब से यहाँ पे रिटर्न है। तो बड़ी एग्जाम नहीं है बेटा, डरने वाली बात नहीं है, और बस मेहनत करनी है थोड़ी सी। इतना भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल इजी है, हाँ मेहनत करनी है, उतनी सिंसियरिटी चाहिए जितनी कि आप लोग 12th बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का टेंशन दिमाग में रखते थे। बस इतनी सिंसियरिटी दे दो, काम हो जाएगा। और मैं बता ही रहा था कि सीए क्वालिफाइड होते ही आपको ऑडिट करने का पावर मिलता है। आप बताओ, हिंदुस्तान की हर कंपनी को एवरी ईयर ऑडिट कराना है, और हम अगर सीए बन चुके हैं तो ऐसी स्थिति में सारे ऑडिट हम कर लेंगे ऐसा नहीं है। एक सीए 20 से ज्यादा ऑडिट नहीं कर सकता बेटा। तो इसलिए आपके पास लाखों कंपनियां हैं जो आप जैसे सीए के पास आने की बात करें। और यही नहीं, बहुत सारा प्रोफेशनल वर्क है बेटा। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि अपने प्रोफेशन में कौन कौन से डिफरेंट एरिया जहां पर कि आप वर्क कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे एरिया है जहां पर कि आप जो लाइफ स्टाइल आप अभी जस्ट सोचते होंगे, इस प्रोफेशन में इस्टेब्लिश होने के बाद थोड़ा 2-1 साल जरूर आपको स्ट्रगल का लग सकता है। इस्टेब्लिश होने के बाद आप उस लाइफ स्टाइल को बिल्कुल इजीली अचीव कर सकते हो।
तो लाइफ में देखो एक डेस्टिनेशन तो अपने को रखना पड़ेगा, टारगेट तो रखना पड़ेगा बेटा, और कोई बड़ी बात नहीं बेटा। कैसे बड़ी बात नहीं, देखो मैं आपको बताता हूं। आप में से ज्यादातर बच्चों ने भी 12th एग्जाम दिया, सब बच्चों ने 12th एग्जाम दिया ना बेटा? मैं आपको बताऊं बेटा, अभी कुछ बच्चों ने 12th एग्जाम दिया था मार्च में। कब दिया था बेटा? अपने को कंपैरिजन नहीं करना, मैं तो बस जस्ट जानकारी दे रहा हूं। और मई में उन लोगों ने एग्जाम फॉर्म भर दिया 15 मई को, और मार्च में 12th दिया, और 15 मई को भी फाउंडेशन की एग्जाम हुई, और एग्जाम दी और एक बार में क्लियर मार ली। और अब सीधे उठा के सी इंटर की जो अभी हमारी बेचेस अभी हमने चालू की, इंटर के बेचेस में पढ़ रहे। तो बेटा टारगेट अगर अपन लेके चलेंगे, देखो क्या होता है, डर डर आपको आगे कौन नहीं आने देता, डर आपको डरा दिया जाता है। वो डर नहीं होना चाहिए आपको, इतना सॉरी इतना डरा दिया जाता है कि आप इसको इतना वो मानते हैं कि यार ये बहुत मेहनत लगेगी। ऐसा कुछ नहीं बेटा, बस रेगुलरिटी चाहिए बच्चा लोग, सिंसियरिटी चाहिए, दिमाग में कोई दूसरा अपने को टारगेट नहीं रखना है, और थोड़ा सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन सब का प्रोडक्टिव यूज करना है। रील देखना करना, मेरे हिसाब से बहुत से बच्चे रील देखना करना इन सब में बहुत टाइम बर्बाद करते हैं। ईमानदारी से बताओ, अपनी ईमानदारी, रील देखना करना इतने में कितने बच्चों का टाइम जाता है? एक आधी पौन घंटा तो जाता है। कितने बच्चे? ईमानदारी 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 ईमानदारी। आप नहीं दिखते, इंस्टा नहीं चलाते, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो ऑनलाइन भी बहुत सारे बच्चे अपने सच्चे बच्चे हैं, ऑफलाइन पे भी ऑलमोस्ट सभी बच्चे। बस देखो यार बेटा, मेरा बस आप लोगों से निवेदन यही है कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम को रोकना है, क्योंकि इन सब चीजों में आपका आधी घंटा, एक घंटा, पौन घंटा, 2 घंटे कैसे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। बस इतना सा टाइम आप इस पे दे दो, अपनी रियल लाइफ पे, है ना बेटा? और देखो अभी आप हो जुलाई वाले मंथ में, जनवरी में आएगा अपना फाउंडेशन, है ना बेटा? जनवरी 2026 फाउंडेशन, और क्लियर मारना है। और अगला जनवरी 2027 वो आ जाएगा इंटर, यानी यहां से देखोगे तो 1.5 साल, और 1.5 साल के अंदर आप सीधे सीए फाइनल में पहुंच जाओगे अगर ईमानदारी से काम करोगे तो बिल्कुल ईमानदारी से अपने आप के प्रति कमिटमेंट के साथ। और हम सभी लोग आपके साथ लगे हैं, पूरी टीम आपके साथ लगी है, और किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो, पूरी एक्सपीरियंस्ड टीम है जो कि आपको हमेशा पल पल पे गाइड करेगी बेटा। चलो बेटा, मैं आप लोगों को अकाउंट पढ़ाऊंगा बेटा। अकाउंट में आपको 2 टीचर मिलेंगे, रंजन मित्तल सर भी पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा। मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करता हूं बेटा। बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों कंपनी अकाउंट से। कंपनी अकाउंट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो अपनी इंस्टीट्यूट ने जो एग्जाम का पैटर्न दिया है उसके अकॉर्डिंग कंपनी अकाउंट लगभग 25 से 27 नंबर का कंपनी अकाउंट आपके सिलेबस में आता है, 25 टू 27 मार्क का। कंपनी अकाउंट में आप देखेंगे तो टोटल मिला के अपने सामने ये 6 यूनिट है बेटा, और ये 6 यूनिट इनका पिछले 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं। सीए फाउंडेशन के सिलेबस को रिवाइज हुए, हर अटेम्प्ट में देखो कितने कितने स्कोर का कंपनी अकाउंट पूछा है, ये आपको यहां मेंशन किया हुआ है। सबसे पहला अपना यूनिट आता है बेटा, यूनिट नंबर 1। इसमें हम बात करते कंपनी का बेसिक इंट्रोडक्शन, कंपनी के डेफिनेशन, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंपनी, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट, कम टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी के सिलेंट फीचर्स, ये सब थ्योरी यहां से निकल के आता है, छोटा क्वेश्चन। दूसरा यूनिट आता है बेटा इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। अब ये जो यूनिट है बच्चों, ये यूनिट आप लोगों के 11th 12th में भी पढ़ी हुई होती है, और 11th 12th में जो आप लोगों का पढ़ा होता है
वो थोड़ा सा आपका स्कूल लेवल का है, यहां प्रोफेशनल टच लेते हुए आप लोगों को उसको स्टडी करना रहेगा। फिर तीसरे नंबर पे यूनिट आता है बेटा इसके अंदर इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर मेरे हिसाब से शायद आपका 11th-12th में पढ़ा हुआ आता है क्या बेटा? ये एक चैप्टर भी हाँ पढ़ा हुआ आता है, 12th में थोड़ा सा इनपुट होता है इसका, है ना बच्चा? तो 12th में थोड़ा सा टच किया जाता है, खैर कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां जब मैं पढ़ूंगा यहां तो बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से ही हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद बच्चों ये जो 3 चैप्टर हैं, ये 3 चैप्टर इंटर से उठ के आए, सी इंटर से उठ के आए हैं। बोनस शेयर, राइट शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तीनों अच्छे बड़े और लेवल वाले चैप्टर, और इन चैप्टर से भी इंस्टीट्यूट अच्छा क्वेश्चन निकालते हैं। तो ये कंपनी अकाउंट के अंदर इस तरह से इंस्टीट्यूट ने टोटल मिला के 6 यूनिट आपके सिलेबस में रखे। चलो जी, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। सपोज करें आपको कोई एक क्लाइंट आपके पास आता है और वो क्लाइंट आपके पास अप्रोच करता है, आप सीए हैं, अपने ऑफिस में बैठे, अपनी केबिन में बैठे। जैसे एग्जांपल के तौर पे नाम बोलो बेटा, क्या नाम आपका? हाँ, शैलेंद्र। ये सपोज करें मिस्टर शैलेंद्र, ये आपके पास आते हैं, ये आपको बोलते हैं कि साहब मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं कैसे स्टार्ट करूं? तो सबसे पहले हम शैलेंद्र भाई को बोलेंगे, देखो शैलेंद्र भाई, बिजनेस आप 3 में से किसी एक पैटर्न पर आप कर सकते हैं। पहला पैटर्न तो हमारे सामने आता है सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, यानी एकांकी व्यापारी। आप एकांकी व्यापारी के तौर पे बिजनेस कर सकते हैं, और जब एक सोल प्रोप्राइटर के तौर पर आप व्यापार करोगे तो ऐसे केस में कैपिटल भी आपको लगानी है, रिस्क भी आपका रहेगा, बिजनेस भी आप ही को मैनेज करना है, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो प्रॉफिट या लॉस पर अधिकार आपका। या बिजनेस चाहो तो पार्टनरशिप फर्म के तौर पे भी स्टार्ट कर सकते हो, आप पार्टनर बना सकते हो 2 या 2 से ज्यादा लोगों को। तो ऐसे केस में कैपिटल भी 2 या 2 से ज्यादा लोगों को मिलकर लगानी होगी, और उसके बाद बिजनेस को मैनेज भी 2 या 2 से ज्यादा लोगों को करना होगा, वो प्रॉफिट आपस में बांट लीजिएगा। यह एक तीसरा पैटर्न आता कंपनी। अगर लार्ज स्केल पर काम करना है तो ऐसे केस में बड़े लेवल पर आप अपने व्यापार को कंपनी के बैनर तले भी स्टार्ट कर सकते हो। तुरंत ये हमारे शैलेंद्र भाई का क्वेश्चन होगा, बोले साहब आप ये बताओ एक सीए के तौर पे तीनों में से क्या बेटर है? अब हम इनको बताएंगे कि देखो हर पैटर्न के अपने अपने कुछ पॉजिटिव नेगेटिव हैं, लेकिन फिर भी अगर आप हमसे बात करोगे कि साहब तीनों में से क्या बेटर, तो अगर आपका बिजनेस बड़े लेवल पे हो सकता है तो हम बोलेंगे कंपनी ज्यादा बेटर। अब कंपनी ज्यादा बेटर होता है अगर आप एक एकांकी व्यापारी या पार्टनरशिप फर्म के तौर पे बिजनेस करें उस तुलना में। अब कंपनी ज्यादा बेटर है भाई, तो कंपनी किस आधार पे आप बोल सकते हो ज्यादा बेटर? अब इसे तो मैं बहुत सारे आपके सामने लॉजिक रख सकता हूं, ग्राउंड्स रख सकता हूं, जिसके बेसिस पे मैं आपको बोल सकता हूं कि कंपनी ज्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी अपनी इंस्टीट्यूट 3 मेजर बेसिस अपने सामने रखती है, उन 3 मेजर बेसिस के आधार पर हम बोल सकते हैं कि कंपनी ज्यादा बेटर। कौन कौन से 3 बेसिस हैं? MMR, MMR, ये अपनी इंस्टीट्यूट अपने स्टडी मटेरियल के अंदर ये 3 कंसेप्ट देती है। पहला M फॉर मनी, दूसरा M फॉर मैनेजमेंट, और R फॉर रिस्क। MMR, ये 3 बातों को ध्यान में रखते हुए हम बोल सकते हैं कि कंपनी ज्यादा बेटर। पहला M यानी मनी। अब देखो बेटा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती। छोटा मोटा बिजनेस है, 5 करोड़ की कैपिटल में स्टार्ट हो सकता है, चलो आप एक सोल प्रोप्राइटर के तौर पे चालू कर। 10, 12, 15 करोड़ तक का बिजनेस है, चलो आप पार्टनरशिप फॉर्म बना लो।
लेकिन बात आती है कि अगर आप 5 करोड़ की पूंजी लगा के छोटे लेवल पर व्यापार स्टार्ट कर रहे हो और मान लो उसी तरह के व्यापार करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो आपको कभी टिकने ही नहीं देगी, बहुत जल्दी खत्म कर देगी। यहां बच्चों समझदारी इस बात की होती है कि क्या मान लो आप 5 करोड़ का जो बिजनेस कर रहे हैं, क्या बिजनेस कर रहे हैं। सामने वाले शैलेंद्र भाई ने कहा, बोले साहब मैं सीमेंट फैक्ट्री डाल रहा हूं। अरे तो भाई सीमेंट फैक्ट्री में तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी है, 5 करोड़ में छोटे ही बिजनेस करोगे और बड़ी बड़ी कंपनी खा जाएगी आपको। एक काम करो ना, आप कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हो। बोले साहब मैं 50 करोड़ की कैपिटल के बराबर का बिजनेस कर सकता हूं, लेकिन इतना है नहीं। अरे तो क्यों चिंता करते हो, आप लगाओ 5 करोड़, बाकी 45 करोड़ पब्लिक के लगवाओ। बोले पब्लिक लगाएगी क्या, भाई कंपनी एक ऐसे ही तो मॉडल है, डे वन से आप बड़ा बिजनेस स्टार्ट करो, पब्लिक लगाएगी। वो पब्लिक की आप बात करते हो, 45 करोड़ की आप बात कर रहे हो। कहीं ऐसे बिजनेस है जो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़ की कैपिटल वाले बिजनेस है। अच्छा, मैं एग्जांपल देता हूं, कंस्ट्रक्शन कंपनी देख लो, कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक एक प्रोजेक्ट 100-100, 200-200, 500 करोड़ के प्रोजेक्ट होते हैं। टूरिज्म कंपनी देख लो, टूरिज्म में आप आ जाओ, एलन मस्क पे ही आ जाओ। मिस्टर एलन मस्क का नाम तो आपने सुना होगा, उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा के लिए वो लेके जाते हैं। और बताओ, अगर स्पेस टूरिज्म, उनकी कंपनी का नाम है स्पेस एक्स, सुना है ना, अंतरिक्ष यात्रा के लिए ले जाते सब। अब बताओ अंतरिक्ष यात्रा के लिए लेके जाते हैं, तो बोलो वो उनका बिजनेस कोई छोटा मोटा बिजनेस होगा, करोड़ों रुपए की कैपिटल लगी। ऐसे ही चलो जी हम बात करें एयरलाइंस कंपनी। अब जो अहमदाबाद के अंदर प्लेन क्रैश वाला जो मामला हुआ, वो जो एयरक्राफ्ट जो लॉस हुआ ना बेटा, कोई छोटा मोटा थोड़ी था यार, वो ऑलरेडी मतलब आज की जनरेशन के एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में से एक था। और एक एयरक्राफ्ट की कीमत ही 2000 करोड़ का था, 2000 करोड़। अब बताओ फ्रांस की कंपनी या बाहर की कंपनी से आपने उस तरह के एयरक्राफ्ट खरीदे थे, वो एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी कितनी कैपिटल लगा के धंधा करती होगी। सोचो कि उसका एक यूनिट 2000 करोड़ का बिकता था। तो एयरलाइंस कंपनी है, शिपिंग कंपनी है, ऐसे बड़े बड़े बिजनेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने वाली कंपनी। तो ऐसे बड़े बड़े धंधे हैं यार, जहां 1-1 लाख करोड़ रुपए की कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। और वो 1-1 लाख करोड़ रुपए की जो कैपिटल है, वो एक छोटा मोटा व्यापारी नहीं जुटा सकता, वो सिर्फ कहां जुटाई जा सकती, कंपनी के अंदर। तो कंपनी का एक सबसे बड़ा बेनिफिट, यहां मनी का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। बराबर बेटा। चलो, मनी के बाद दूसरा बात आता है मैनेजमेंट। देखो यहां अगर मान लो ये एक शैलेंद्र नाम के व्यापारी, शैलेंद्र ना, हाँ, अभी शैलेंद्र नाम के व्यापारी हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट है। ये देखो इंटेलेक्चुअलिटी, इनकी इंटेलेक्चुअलिटी, बुद्धिमत्ता देखो झलक रही है आपको। कितने इंटेलिजेंट देखो। लेकिन क्या होता है बेटा, आप अपने बिजनेस के कितने भी पारखी हो जाएं, साल 2 साल 4 साल 5 साल में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। और आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपको ये लगता है कि यार किसी की सलाह ले ली जाए। और यहां दिक्कत क्या आती है कि आपको बिजनेस आप ही को मैनेज करना है। अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होगा भाई, पार्टनर होंगे। पार्टनर कौन कौन हो गए, जैसे शैलेंद्र भाई, और आपका नाम बेटा अब्दुल, अब्दुल ना, वहाब, अब्दुल बोल दूं चलेगा, हाँ, ये अब्दुल भाई अभी पार्टनर है, सौरभ एंड अब्दुल। अब बताओ ये दोनों जो हैं पार्टनर हैं, भले दोनों अपने व्यापार में बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन बिजनेस तो दोनों को मैनेज करना पड़ेगा मिलके। व्यापार के पक्के ही हैं, धंधे के पक्के हैं, धंधा बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन अब ये सौरभ भाई, ये पढ़े हुए 12th तक। शैलेंद्र, सॉरी सॉरी, ध्यान से सुनो बेटा, बच्चों ध्यान से सुनो, शैलेंद्र बोला है मैंने, हाँ ये शैलेंद्र भाई, ये 12th तक ही पढ़े बेटा। अब्दुल भाई, ये 12th पास किया है इन्होंने सप्लीमेंट्री में। गुस्सा नहीं अब्दुल, मन शांत,
अब देखो व्यापार बहुत अच्छे से कर लेते हो सोनम, 12th में। हाँ सोनम, हाँ बच्चों, व्यापार के पक्के हैं। लेकिन आज की तारीख में बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपको इनकम टैक्स का भी नॉलेज चाहिए, जीएसटी का भी नॉलेज चाहिए। लोग इनको जो है इनकम टैक्स के कैलकुलेशन में उलझा जाते हैं, बोले टीडीएस इतना नहीं इतना कटेगा, जीएसटी के कैलकुलेशन में उलझा जाते हैं और बेचारे उलझ के रह जाते हैं। बराबर बेटा। इससे ज्यादा अच्छा काम होता है कंपनी में। कंपनी में कैसे? मान लो जी ये कंपनी है, ये कंपनी के शेयर होल्डर रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, पन्नालाल, कन्हैयालाल, धन्नालाल, मांगीलाल, देवीलाल, अमनलाल, चमनलाल, ये देखो ये सब शेयर होल्डर है, तकरीबन 1 लाख शेयर होल्डर। इन लोगों ने पैसा दिया है, लेकिन इन लोगों ने पैसा दिया, इनको कंपनी को मैनेज नहीं करना है। कंपनी अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रख लेती है, अच्छा पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोगों को रख लेती है। इनकम टैक्स, जीएसटी, इन सब के एडजस्टमेंट और इन सब की प्लानिंग के लिए सीए लोगों को भी रख लेती है। बराबर बेटा। जैसे नाम बोलो बेटा। भाविक, भाविक सीए हैं। शैलेंद्र खुश मत हो, पहले 12th एग्जाम पास होने का मेरे को मार्कशीट दिखाना, फिर सीए। हाँ, अब बताओ अब्दुल, आप भी। हाँ, अब सुनो, मजाक करे शैलेंद्र, सुनो। अभी भाविक भाई सीए हैं, तो सीए को हमने अपने मैनेजमेंट में रख लिया। क्या लेगा सीए? एक सैलरी साल भर की 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। कंपनी का तो करोड़ों रुपए का टैक्स बचा के देगा ना। प्रोडक्शन के लिए अच्छे इंजीनियर लोगों को हमने अपॉइंट कर लिया, और बिजनेस को मैनेज और मार्केटिंग करने के लिए टॉप कैटेगरी के कॉलेजेस से क्वालिफाइड किए हुए एमबीए को हमने रिक्रूट किया। अच्छा पैकेज दे सकती कंपनी। तो देखो यहां आपको खुद को बिजनेस मैनेज करना था एक एकांकी व्यापारी के तौर पर, यहां मैनेज करने के लिए पार्टनर लोग, लेकिन यहां तो मैनेज करने के लिए आप कंपनी में इंटेलेक्चुअल लोगों को हायर कर सकते हो, और एक से एक इंटेलिजेंट लोगों को हम अपनी कंपनी के अंदर जगह दे सकते हैं मैनेजमेंट के अंदर। तो बोलो बेटा, हम बात करें कंपनी ज्यादा बेटर है, और इसके लिए अभी तक मैंने आपके सामने कितने लॉजिक रखे? 2। पहला कैपिटल, दूसरा कैपिटल यानी मनी, दूसरा मैनेजमेंट। ऑनलाइन वाले बच्चों सुनना बेटा, तीसरा एक और कारण बनता है रिस्क। ऑनलाइन वाले बच्चों, जतिन सोल प्रोप्राइटर के केस में आपकी रिस्क होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी की। ये हमारे शैलेंद्र भाई कितने भी करोड़पति क्यों ना हो, शैलेंद्र भाई बिजनेस में इतने उतार चढ़ाव आते हैं ना। मान लो एक डिसीजन गलत ले लिया, जैसे लास्ट बेंच, नाम बोलो बेटा, अक्षत। या अक्षत नाम के व्यक्ति को माल बेच दिया, बड़ी डील कर दी, 5 करोड़ का माल बेच दिया, और बाद में पता चला सब अक्षत तो वो प्राणी है जिसने जीवन में जिससे माल उधार खरीदा उसको कभी पैसा नहीं दिया। अक्षत भाई, अब बताओ उस चक्कर में ये बंदा जो है रोड पे आ जाएगा, क्योंकि एक एकांकी व्यापार के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली बात आती है। बिजनेस में अगर घाटे होते हैं तो उस घाटे की भरपाई के लिए आपको अपनी पर्सनल असेट तक बेचनी पड़ सकती। कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि भाई ये जो करोड़पति था ना, ये करोड़पति का क हट जाता है। शैलेंद्र भाई क हटा तो करोड़पति। और शैलेंद्र भाई एक बात सुनो, ये तो हिंदुस्तान है, इंडिया, जहां अगर इधर से क हट जाए तो आपकी पति की उपाधि पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ये अमेरिका हो, यूरोप हो, इधर से क हटा तो इधर से ये वाली उपाधि भी हट जाती है। आप अकेले रह जाते हो रोड पे। हिंदुस्तान में नहीं होता क्योंकि हिंदुस्तान में सभ्यता है, मर्यादा है, गरिमा है। बराबर बेटा? यस सर, क्यों बोले आप? अनुभव है आपको? नहीं? हाँ। चलो सुनो बेटा, यानी अगर देखा जाए तो एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न में हम बात करते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी बोलो अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात आती है। ये दो पार्टनर, शैलेंद्र, अब्दुल, और पार्टनरशिप फर्म में तो और ज्यादा अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात कैसे आएगी बताएं? एक पार्टनर ने गलत डिसीजन ले लिया तो सारे पार्टनर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली अनलिमिटेड मैनर में लाइबल है। यानी बेटा एक पार्टनर ने गलत डिसीजन लिया ना तो सारे पार्टनर की संपत्तियां दांव पे लग जाती। बराबर बेटा? यानी ये सारी पार्टनर जो अभी तक थे करोड़पति, कब का हट जाएगा पता ही नहीं चलता है। लेकिन हाँ, पार्टनरशिप फर्म में एक संतोष जरूर मन में रहेगा। क्या संतोष रहेगा बताए? कि रोड पे हम अकेले नहीं होंगे, साथ में हमारा पार्टनर भी होगा। ये दोनों ही रोड पे हैं। थोड़ा सा दुख कम हो जाता बेटा। ये वैसी बात है जैसे मान लो ये शैलन भाई, ये भाविक, सपोज करें घर पे बैठ के मैच देख रहे हैं और फुटबॉल का वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है, विराट कोहली रोहित शर्मा खेल रहे हैं। और अचानक से एकदम से लाइट चली जाए, एकदम से फ्रस्ट्रेशन होता है और आप बाहर निकलते हो, तुरंत बाहर आते हो और बाहर आके पड़ोसी क्या पूछते हो, और पड़ोसी ने बोला हमारे यहां भी लाइट गई। मन को चलो थोड़ी सी शांति मिलती, चलो ठीक है यार। तो पार्टनरशिप फर्म में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। रोड पे आएंगे तो सारे पार्टनर ही आ जाएंगे, बस थोड़ा सा संतोष ये रहता है कि हम अकेले रोड पे नहीं है। ये वैसी बात है जो आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी। रिजल्ट आता है, राजू और फरहान प्रोमोटेड बच्चों के नाम देखने जाते हैं, और राजू और फरहान प्रोमोटेड बच्चों के जब नाम देखने जाते हैं तो दोनों प्रोमोटेड बच्चों की लिस्ट में सबसे आखिरी में दोनों के नाम मिलते हैं, राजू और फरहान के। वो दिखती है अपनी हैसियत के हिसाब से लिस्ट को आखिरी से। वो देख के खुश होते कि चलो हम तो प्रमोट हो गए, लेकिन दुखी भी होते हैं। उनके मन में भाव आते हैं कि हम तो प्रमोट हो गए, हमारा जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड रिंचो, रिंचो का क्या। और मन में ये दुख के भाव आते हैं कि यार रिंचो रुक गया। मन दुखी होता है, मन दुखी होता है बेटा। लेकिन वही दुख चरम पे होता है कब? जब जिस साथी के लिए आप दुखी हो रहे थे बाद में पता चलता है कि वो तो सबसे ऊपर है। तो कोई व्यक्ति पहले भी दुखी था, बाद में भी दुखी है, तो व्यक्ति तो दुखी रहेगा। लेकिन आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक थोड़ा सा सुकून ये रहेगा कि रोड पे आप अकेले नहीं रहोगे, आपके पार्टनर भी रहेंगे। तो कहने का मतलब यहां भी अनलिमिटेड लायबिलिटी और इधर भी अनलिमिटेड लायबिलिटी। हम बोलते हैं भैया रिस्क से बचना है तो फिर एक काम करो ना, कंपनी में आओ। क्यों कंपनी में आओ? क्योंकि कंपनी के अंदर आपकी जो रिस्क है वो डिफाइंड होती है, निश्चित होती है। आपने अगर मान लो ये अक्षत भाई ने 1 लाख के शेयर खरीदे तो इनकी रिस्क 1 लाख से ज्यादा
नहीं। बराबर बेटा। अगर मान लो ये शैलेंद्र भाई ने 50,000 के शेयर खरीदे, तो इनकी रिस्क 50,000 से ज्यादा नहीं है। कंपनी को कितना भी घाटा हो जाए, इनको इससे ज्यादा घाटा नहीं होगा। तो बोलो बेटा, अगर हम बात करें तीनों की, तो तीनों में से ज्यादा बेटर क्या है बच्चों? कंपनी। ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन दिव्यांशी, सोनम, यश, सक्षम, रेणुका, जतिन, हर्षित, रिचा, प्रिंस यादव, बोलो क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? श्रेयांश, यश, रिचा बिल्डा, ओके बेटा, हर्षित, प्रेरक पगारिया, सोनम मीना, ओके बच्चा लोग, क्या तक सब बच्चों को क्लियर? बोलो तीनों में से ज्यादा बेटर क्या है बेटा? कंपनी। अब बच्चों यहीं पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी का मीनिंग। अगर मैं कंपनी के मीनिंग की बात करूं, तो कंपनी शब्द लैटिन भाषा से लिया हुआ है और दो शब्दों से मिलकर बना है, कम पेनी। कम का मतलब होता है विथ या टुगेदर, यानी साथ साथ। पेनी का मतलब होता है ब्रेड एंड बटर। अब पुराने समय में ऐसा होता था बेटा, ये देखो, कंपनी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, कम प्लस पेनी। कम का मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ। पेनी का मतलब होता है ब्रेड एंड बटर। और पुराने समय में क्या होता था, जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति साथ में बैठ के भोजन करते थे और भोजन करते करते अपनी बिजनेस की बातें आपस में डिस्कस करते थे, तो उस ग्रुप को नाम देते थे हम कंपनी। बराबर बेटा? क्या नाम देते थे बच्चा उसको? कंपनी। पक्का बच्चों? और आज भी बोलते ही ना बेटा, जैसे चलो नाटा प्रोफेशनल एकेडमी में सीए फाउंडेशन की इतनी सारी बैचेस चल रही, इतने तमाम बच्चे यहां पर हैं। अब बताओ, आप भी लंच ले रहे हो, मान लो दो तीन बच्चे लंच ले रहे हो, और ऐसे में कोई बच्चा आपका परिचित किसी और बैच में पढ़ता है, वो आपको दिखाई देता है, तो कई बार अपने बोलने में आता है हमें कंपनी दीजिए। तो कंपनी का मतलब ये होता है ग्रुप, टीम, गैंग, समूह। बराबर बेटा? तो चलो, कंपनी शब्द कहां से लिया बेटा? लैटिन लैंग्वेज से लिया हुआ है। और कितने शब्दों से मिलकर बना बच्चों? दो। कौन कौन से हैं? कम प्लस पेनी। बोलो क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? अब बच्चों ये तो बोलचाल की परिभाषा दी। कंपनी एक्ट क्या बोलता वो देखो। However, in law, company is termed as company which is formed and incorporated under Company Act 2013. कंपनी एक्ट के अंदर हम उसको कंपनी बोलेंगे जो कि फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड हुई है, किसमें? प्रेजेंट कंपनी एक्ट में। आज की तारीख का कंपनी एक्ट है कंपनी एक्ट 2013। उस कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बनी या उसके अंदर रजिस्टर्ड हुई। अब आप बोलोगे सर कंपनी एक्ट 2013 है तो 2013 में ही आया, उसके पहले की कंपनी, तो उसके पहले भी लॉ थे बेटा। और कानून क्या बोलता है?
अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है जो पुराने कंपनी लॉ में बनी है तो उनको भी हम कंपनी मानेंगे। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगी या उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा या उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये देखो, मैं इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से आपके सामने रख देता हूं। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, अ कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। कंपनी मतलब हम उसको बोलेंगे जो इस एक्ट के अंदर बनी, इस एक्ट में बनी मतलब कंपनी एक्ट 2013 में बनी, या एनी प्रीवियस लॉ, या इसके पहले के लॉ में बनी। अब इसके पहले लॉ कौन कौन से थे बच्चों? तो इसके पहले जो लॉ थे उसकी लिस्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 67 में दी। इसके पहले कौन कौन से लॉ थे? इसके पहले था इंडियन कंपनी एक्ट 1956, उसके भी पहले था इंडियन कंपनी एक्ट 1913, उसके भी पहले था इंडियन कंपनी एक्ट 1882, उसके भी पहले था इंडियन कंपनी एक्ट 1866, और उसके भी पहले के जो पुराने कंपनी एक्ट है उनके अंदर भी अगर कंपनी बनी तो ऐसे केस में उस कंपनी को इंडियन कंपनी बोलेंगे बेटा। तो बोलो जी, इंडियन कंपनी हम किसको बोलेंगे? वो कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बनी या इसके पहले के किसी कंपनी लॉ के अंदर बनी, तो उस कंपनी को भी क्या बोलेंगे बेटा? कंपनी। बराबर बेटा। यानी इसके पहले के लॉ के अंदर जो बनी हुई कंपनी ना, वो खत्म नहीं मानी जाएगी। और उसके पहले के लॉ कौन से थे? जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 67 में दिए। इसके पहले था कंपनी एक्ट 1956, उसके भी पहले था कंपनी एक्ट 1913, उसके पहले था कंपनी एक्ट 1882, उसके पहले था कंपनी एक्ट 1866। फिर बोले यहां तक क्लियर? अब बच्चों, अभी तक तो मैं कंपनी की टेक्निकल परिभाषा आपको बता रहा था। अब ये टेक्निकल परिभाषा से उन बच्चों को कंपनी का मतलब क्लियर नहीं होता है। अब जैसे ये शैलेंद्र भाई, गुस्सा नहीं शैलेंद्र, गुस्से में नहीं देखना बेटा, हाँ मन शांत रखो शैलेंद्र, है ना, चश्मा लगा के चश्मे के अंदर से घुर्रा के दिख रहे हो आप, ऐसा गलत बात। हाँ, ये शैलेंद्र भाई, ये मिस्टर अली, ये मिस्टर भाविक, सब मान लीजिए नॉन कॉमर्स हैं। अब इनको अगर मैं कंपनी की परिभाषा बताऊं कि कंपनी दो शब्दों से मिलकर बना, कंपनी, दूसरा ये बताऊं कि कंपनी उसको बोलेंगे जो एक्ट में रजिस्टर्ड हुई, तब ये बेचारों को क्या कंपनी समझ आएगी? कंपनी का सही मतलब समझाने के लिए मैं आपको एक टेक्निकल एक्सपर्ट की डेफिनेशन की ओर लेके जा रहा हूं, और वो टेक्निकल एक्सपर्ट है मिस्टर 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 जस्टिस हैने। ओके बच्चा, जस्टिस हैने कंपनी की डेफिनेशन देते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा निर्मित, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, निरंतर उत्तराधिकार, विथ कॉमन सिल, कंपनी की अपनी एक कॉमन सिल होगी। ओके बच्चों, पक्का बेटा? बहादुर बच्चों, अब रुको, जस्टिस हेनी की डेफिनेशन को पूरी तरह से तोड़ के मैं आपके सामने लिखता हूं। ये जस्टिस हेने साहब क्या क्या बोल के गए? कंपनी क्या है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन। दूसरे नंबर पे सेपरेट लीगल एंटिटी। तीसरे नंबर पे क्रिएटेड बाय लॉ। चौथे नंबर पे परपेचुअल सक्सेशन। पांचवें नंबर पे ऑनलाइन वाले बच्चों, सोनम, रेणुका, प्रेरक, जतिन, हर्षित, रिचा, सक्षम, यश, दिव्यांशी। हाँ बेटा, ये एक एक पॉइंट में समझाऊंगा। बोलिए डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है? शैलेंद्र, चश्मा लगाओ बेटा, आवाज नहीं आएगी। हाँ हाँ, चश्मा लगाएगा तो आवाज आएगी ना बेटा।
चलो, जस्टिस हेने, ओके बेटा। अब मैं एक एक पॉइंट समझाता हूं। सबसे पहले बेटा पॉइंट नंबर 1, कंपनी क्या है अपने आप में बताओ। कंपनी अपने आप में आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम मनुष्य। देखो कैसे, ये बेटा कंपनी है, और ये बच्चों कंपनी के शेयर होल्डर रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, पन्नालाल, कन्हैयालाल, धन्नालाल, मांगीलाल, देवीलाल, अमनलाल, चमनलाल, ये सब शेयर होल्डर है। शैलेंद्र, भाविक, अली, अब्दुल 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 अब्दुल, ध्यान से सुनो अब्दुल। हाँ, ये लोग सोच रहे कि इनके नाम यहां क्यों नहीं आए। बेटा ये शेयर होल्डर लोगों के नाम बोले मैंने, मालिक लोगों के, मजदूरों के नहीं। ओके, सुनो, ये कंपनी है, सब कंपनी के शेयर होल्डर, और जितने भी शेयर होल्डर है ना, ये सब मान लो जी नेचुरल पर्सन है। यानी बच्चों, आप हम सब लोग कैसे हैं? नेचुरल पर्सन। रामलाल, श्यामलाल, मोहनलाल, पन्नालाल, कन्हैयालाल, धन्नालाल, मांगीलाल, देवीलाल, ये भाविक भाई, अब्दुल, अब्दुल भाई, शैलेंद्र, अपन सब नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बीइंग। पर कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं बेटा, कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। सक्षम, हर्षित, प्रेरक, रेणुका, सोनम, यश, दिव्यांशी, आप हम सब भी कैसे बेटा? नेचुरल पर्सन, प्राकृतिक मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। अब कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। जैसे अब बताओ जी, ये हमारे शैलेंद्र भाई बहुत इंटेलिजेंट, देखो कितनी इंटेलेक्चुअलिटी, बहुत इंटेलिजेंट। अब बताओ, हमने इनको भेज दिया कि शैलेंद्र भाई जाओ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अपने को 50,000 रुपए लेने लेके आओ। और ये भाई क्या किए? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के गेट पे खड़े हो गए और दिन भर चिल्लाते रहे, रिलायंस 50,000 दे, रिलायंस 50,000 दे, रिलायंस 50,000 दे, रिलायंस। इनको ये लगा कि रिलायंस नाम का कोई व्यक्ति होगा जो 50,000 दे जाएगा। शैलेंद्र भाई, रिलायंस जो कंपनी है वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, आप अपनी तरह नेचुरल पर्सन नहीं है। क्या है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन। और ये दूर की बात है, शैलेंद्र भाई आपने डीएवीवी का नाम सुना है? डीएवीवी, डीएवीवी, नहीं सॉरी, रेंदो नहीं सुना होगा। अरे तो बेटा डीएवीवी से पाला उनका पड़ता है जो 12th पास कर चुके होते हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। अब बताओ, हमने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को 50,000 का माल बेचा है, और हमने ये हमारे शैलेंद्र भाई को भेज दिया कि जाओ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से 50,000 लाओ। और ये भाई को क्या लगा कि देवी अहिल्या जी प्रकट होंगे और 50,000 देके जाएंगे। और ये भाई देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के बाहर गेट पे खड़े होकर दिन भर चिल्ला रहा है, देवी अहिल्या जी 50,000 दो, देवी अहिल्या जी 50,000 दो, देवी अहिल्या जी 50,000 दो, देवी अहिल्या जी 50,000। शैलेंद्र भाई गलत बात है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय एक संस्था है, एक बॉडी है, एक इंस्टीट्यूशन है, आर्टिफिशियल पर्सन। पक्का? बोलो, कंपनी नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन? आर्टिफिशियल। अब एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, बता दोगे? मजाक नहीं कर रहा हूं, देखो मैं मजाक करता नहीं बेटा, मेरी आदत नहीं मजाक करने की। नहीं बिल्कुल नहीं बेटा, मजाक
सी एग्जाम में पसंद ही नहीं है। ठीक है अब्दुल, चलो अब आपसे क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ था उसकी मैं बात करने जा रहा हूं। अक्षत, अक्षत सुनो, सपोज करिए एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड, ट्रू फॉल्स में पूछा गया था कि ये कंपनी इंडियन कंपनी है, रजिस्टर्ड है इंडिया में, बराबर बड़ा। अब पूछा था क्या कंपनी इंडियन सिटीजन हो सकती है? सोच के जवाब देना बेटा, क्या कंपनी इंडियन सिटीजन भारतीय नागरिक हो सकती है? ऑनलाइन वाले बच्चों ने रिप्लाई दिए बेटा, प्रेरक, पाल्स, प्रिंस, जतिन, दिव्यांशी, सोनम, हर्षित, वेरी गुड बेटा। हो सकती है। क्या नाम बेटा आपका? रिचा बिल्डा, बिल्डा जी, सुनना बेटा ध्यान से, क्या कंपनी इंडियन सिटीजन हो सकती है? दिव्य भाई, कंपनी कभी भी इंडियन सिटीजन नहीं हो सकती। ऑनलाइन वाले सारे बच्चों ने परफेक्ट रिप्लाई दिए। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि सिटीजन वही हो सकता है जो 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 बोलो, शाबाश, नेचुरल पर्सन हो। नेचुरल पर्सन है प्राकृतिक मनुष्य। आप हम सब इंडियन सिटीजन और आप हम सब इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में रजिस्टर्ड हुए। अब अब्दुल भाई बोलेंगे सर मैं तो रजिस्ट्रेशन कराने गया नहीं। अब्दुल भाई जरूरत ही नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नियम है, जैसे ही किसी भी चाइल्ड का बर्थ होता है और उस चाइल्ड का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से बर्थ सर्टिफिकेट इशू होता है, एक पेन नहीं चल, बर्थ सर्टिफिकेट इशू होता है, वैसे ही उसी समय से उस चाइल्ड को इंडियन सिटीजन मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है बेटा? यानी जैसी नगर निगम से आपके नाम का बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे आप क्या मान लिए जाओगे? इंडियन सिटीजन। और आप देखो भारत सरकार अपनी इंडियन सिटीजन की कितनी कद्र करती है। अभी ईरान में जितने इंडियन सिटीजन फंसे हुए थे निकाल के लाए। उसके पहले यूक्रेन में भी ऐसा हुआ, यूक्रेन से निकाल के लाए थे। उसके पहले अफगानिस्तान से निकाला था लोगों को, इंडियन सिटीजन को। तो भारतीय नागरिकों की परवाह भारत सरकार करती है, बराबर बेटा। और भारतीय नागरिक कौन हो सकता है? जो पर्सन की नेचुरल पर्सन। बोलो बेटा, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से शैलेंद्र भाई, अब्दुल, पक्का, अक्षत, ईमानदारी से बच्चा लोग, बच्चा लोग, बच्चा लोग। चलिए ठीक है बेटा, आज की सभा को फिर हम यहां समाप्त करते हैं। सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। कोई डाउट बेटा? श्रेयांश, रिचा, सोनम, दिव्यांशी, एनी डाउट, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, विघ्न, बाधा?
परेशानी, संकट, विपत्ति, कष्ट, विघ्न, समस्या, दिक्कत, आपदा, विपदा। ओके बेटा।